जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है जी इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज हैं कुछ, वो हमें डिस्कस करनी है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो होती है उसकी क्या थ्योरी है, किस किस बेस पे होती है, उसका बेसिक मोटिव क्या होता है। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज हैं जी, ये हमें ये बताती है कि किस तरह से जो डिफरेंट मुल्क हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड में एंगेज रहते हैं, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, और ये हमें इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में भी, इंटरनेशनल पॉलिसी बनाने में भी हेल्प आउट करते हैं। और ये पैटर्न भी बताते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड जो दुनिया में होती है उसका इम्पैक्ट क्या आता है, उसका पैटर्न क्या है, और कब करनी चाहिए, किस बेस पे कौन सी ट्रेड करनी चाहिए, किस चीज़ की। हम हमेशा से डिस्कस करते आए हैं फ्री ट्रेड होता है जी कि जिसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, किसी भी किस्म का टैरिफ कोटा नहीं होता। बाय द एंड ऑफ दिस टॉपिक हम कुछ इंटरनेशनल ट्रेड की बैरियर्स भी है वो भी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद ये चार मेन थ्योरीज हैं, इसके अलावा भी और भी बहुत सी थ्योरीज हैं। पोर्टर्स डायमंड मॉडल भी है एक, और बहुत सी थ्योरीज हैं, लेकिन अभी हमने इसमें ये चार डिस्कस करनी है। नंबर वन है जी आपका मर्केंटलिज्म, आपका एडम स्मिथ, आपका डेविड रिकार्डो, आपका हेक्चर एंड ऑलिन, इन्होंने थ्योरी रिप्रेजेंट की थी। तो फ्री ट्रेड, सॉरी, ट्रेड का बेनिफिट क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जब कोई ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज़ में स्पेशलाइज्ड हो जाए, किसी चीज़ को बनाने में, हम किसी चीज़ को बहुत एफिशिएंटली बनाते हो, मतलब सस्ती बनाते हो, तो हम दूसरों को उसको बेच सकते हैं। हमें फ़ायदा होगा, हमें पैसे मिलेंगे, हमें इकोनॉमिक स्केल मिलेगा, हम और सस्ती बना सकते हैं। दूसरों को बेनिफिट ये होगा कि जो अगर महंगी बनाते हैं चीज़ या उनके मुल्क में है ही नहीं, तो वो उनको चीज़ मिल जाएगी। तो दो बेनिफिट, या तो है ही नहीं हमारे मुल्क में वो चीज़ हमें मिल जाएगी, दूसरा बेनिफिट कि हमें सस्ती चीज़ मिल जाएगी। तो दोनों दोनों का बेनिफिट है इस ट्रेडिंग में। अब इससे कुछ पैटर्न्स हैं, हमें पता है जी कि सऊदीया में ऑयल बहुत ज़्यादा है, इस वजह से उसकी वो ट्रेड करता है, समझ आती है। पाकिस्तान में माशाल्लाह आम बहुत ज़्यादा हैं, उसकी पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है माशाल्लाह से। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को उसमें बेनिफिट नहीं होता, लेकिन फिर भी उस चीज़ की ट्रेड करते हैं। जैसे कि स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड आपको केमिकल फार्मास्यूटिकल वॉचेस में ट्रेड करता है, तो उसके डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। आपका जो पोर्टर्स डायमंड मॉडल है, ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों आप उस कंट्री, वो कंट्री जिसमें वो चीज़ें प्रोड्यूस नहीं होती, फिर भी वो एफिशिएंटली बना लेता है। ये पोर्टर्स डायमंड मॉडल इस पैटर्न को एक्सप्लेन करता है। अच्छा जी, इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और थ्योरीज़ के हिसाब से गवर्नमेंट की पॉलिसी है जी, मतलब जिन्होंने जो थ्योरी पेश की है उन्होंने साथ गवर्नमेंट पॉलिसी को बताया कि गवर्नमेंट की पॉलिसी इसमें ये होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, यहाँ पर जो मर्केंटलिज्म में उन्होंने कहा कि उनके कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो गवर्नमेंट है उनकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए 100%, और इस तरह से होनी चाहिए कि वो इंपोर्ट पे बैन लगा दें और एक्सपोर्ट को प्रमोट करें। स्मिथ रिकार्डो स्मिथ रिकार्डो हेक्चर और लीन ने कहा जी कि फ्री ट्रेड होनी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट ना हो। इसके अलावा जो न्यू ट्रेड थ्योरी है और पोर्टर्स डायमंड मॉडल है, ये लोग ये कहते हैं जी गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए किसी हद तक, मतलब फ्री ट्रेड हो लेकिन किसी हद तक इन्वॉल्वमेंट हो, जिस ऐसी इन्वॉल्वमेंट हो जिससे आपकी इंडस्ट्री ख़त्म ना हो जाए, ऐसी इन्वॉल्वमेंट हो जिससे कोई इलीगल ट्रेडिंग ना हो। बाय द वे न्यू ट्रेड थ्योरी ये है कि इसमें हर कोई इजीली ट्रेड कर सकता है, फ्री ट्रेड, लेकिन कुछ गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट के साथ। ये जी फर्स्ट हमने डिस्कस करते हैं, ये जो यहाँ पे मेंशन है, ये चार, इसमें से नंबर वन है जी आपका मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिज्म थ्योरी आई थी 16 सेंचुरी में। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि कंट्री के जो बेस्ट इंटरेस्ट में ट्रेड वो सरप्लस होना चाहिए। पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं एफडीआई में कि जो आपका करंट बैलेंस है उसमें ट्रेड सरप्लस होता है और ट्रेड डेफिसिट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस। तो ट्रेड सरप्लस मींस कि आपने ज़्यादा एक्सपोर्ट की है और इंपोर्ट कम की है, तो उससे ट्रेड सरप्लस होता है। बल्कि ये लोग, मर्केंटलिज्म ने ये कहा था कि हमने इंपोर्ट बंद कर देनी, बिल्कुल देना ही, सामान परचेज करना ही नहीं है, लेकिन सामान देना है सब लोगों को। इसको, इस थ्योरी में इसने कॉन्सेप्ट दिया था ज़ीरो सम गेम। इसमें अगर एक कंट्री का बेनिफिट हो और बेशक अगर किसी और का नुकसान होता है तो हो जाए, लेकिन हम लोग का बेनिफिट होना चाहिए। लेकिन इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स थे, काफ़ी लोगों ने आजकल तो बिल्कुल इसको रिजेक्ट कर दिया है,
ये थ्योरी ज़रूर वो फॉलो करते हैं कि आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, इंपोर्ट कम हो, लेकिन किसी और का नुकसान हो जाए, ये नहीं हो सकता। फिर जी स्मिथ ने एक थ्योरी पेश की थी एब्सोल्यूट एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज में कभी कभी ऐसा होता है कि एक कंट्री बहुत एफिशिएंटली कोई चीज़ प्रोड्यूस करती है, तो और दूसरी कंट्री दूसरी चीज़ एफिशिएंटली प्रोड्यूस करती है, तो वो आपस में मिलके बार्टर सिस्टम करते हैं। मतलब दो मुल्क हैं, दो अलग अलग चीज़ें जो हैं उनको एडवांटेज है, एक को सेब में है, एक को आम में बेनिफिट है, तो आपस में ट्रेड कर लेते हैं। तो ये एब्सोल्यूट एडवांटेज है। इसकी न्यूमेरिक एग्जांपल भी है, वो या तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट मेरी वीडियो में, या तो मैंने लिंक भी लगाया, हम वहाँ भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे बताता हूँ मैं आपको, यहाँ मैंने ये न्यूमेरिक एक्सप्लेनेशन में इसके डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरह से ट्रेड करते हैं एब्सोल्यूट एंड कंपैरेटिव। अच्छा, ये एब्सोल्यूट थी, ये सब उसी एक्सप्लेनेशन दी गई है जो मैंने वीडियो में मेंशन किया। ये कंपैरेटिव, कभी कभी ऐसा होता है कि दो मुल्क आपस में बार्टर सिस्टम करना चाहते हैं, लेकिन जिस चीज़ की बार्टर सिस्टम करना चाहते हैं, एक मुल्क दोनों चीज़ें वो सस्ती बनाता है। वो कहता है जी कि मैं दोनों चीज़ें वो सस्ती बनाता हूँ और आप वो दोनों चीज़ें महंगी बनाते हैं, इसमें हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। लेकिन इसमें भी ट्रेडिंग हो जाती है परफेक्ट कैलकुलेशन के साथ। कंपैरेटिव एडवांटेज मतलब एक मुल्क को दोनों चीज़ों में एडवांटेज है जिसकी वो ट्रेडिंग करना चाहता है, तो कंपैरिजन करेगा अपनी ही चीज़ों में कि मुझे किस में एडवांटेज है। तो जिसमें उसको एडवांटेज होता है वो चीज़ सस्ती बना के आगे बेचता है, उस पर ज़्यादा पैसे लगाता है, वो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, और ट्रेड बार्टर सिस्टम करते हैं लोग। आप मेरी वीडियो देखिए, ये एक्सप्लेनेशन दी गई है इसकी, आप मेरी वीडियो देखिए, ये वाली, इसमें आपको और डिटेल में एक्सप्लेन हो जाएगा। अब इन दोनों मॉडल की कुछ एजम्पशन है। इन दोनों मॉडल की, जो आपका एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव है, इसके एजम्पशंस ये हैं कि दोनों के जो दो कंट्रीज़ हैं, दोनों के पास दो ही गुड्स हैं और दोनों गुड्स की डिमांड सेम है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, प्राइस प्राइस वैल्यू ज़ीरो ली गई है, मतलब प्राइस वैल्यू डिस्कस नहीं की गई, रिसोर्सेज दोनों के पास सेम है, और नो अफेक्ट ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन विद द कंट्री। इनकम में मतलब कोई इनकम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है, उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं है। अगर ये सब चीज़ें होंगी, फिर हम इन्फ्लेशन भी हमें देखना होगा, जो कि इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमें नहीं देखना। आप प्लीज़ ये वीडियो देखें, एक्सप्लेन आपको और एक्सप्लेन ईजिली समझ आ जाएगी, फिर हम इस पर एक और लेक्चर रख लें। फिर हेक्चरॉली ने एक थ्योरी रिप्रेजेंट की थी, इसको कहते हैं फैक्टर एंडोमेंट्स। इसमें था जी, जिसमें आपको एडवांटेज ऑफ फैक्टर एंडोमेंट्स में, लैंड लेबर कैपिटल में, वो चीज़ आप ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, उस वो चीज़ आप इजीली गेन कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो दूसरे नहीं बना सकते। जैसे ऑयल है सऊदी के पास, पाकिस्तान के पास नेचुरल क्लाइमेट है, पाकिस्तान के पास लोकेशन है गवादर, किसी और के पास नहीं है, तो हम लोग को ये बेनिफिट है चीज़ों में। फिर है जी आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। वर्नॉन ने ये थ्योरी पेश की थी। उन्होंने कहा था कि हर प्रोडक्ट, हर, हाँ, बिजनेस प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है, जो हमें डिस्कस करते आ रहे हैं। इंट्रोडक्शन, आपके स्टार इंट्रोडक्शन, इनिशियल, आपकी ग्रोथ, आपकी मेच्योरिटी, आपके बूम, आपका रिसेशन एंड डिप्रेशन, देन रिकवरी आपकी होती है। अब इन्होंने ये कहा है जी कि जब ट्रेड का पैटर्न हम डिस्कस करें ना इंटरनेशनल, अब किस स्टेज पे आके हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, जब हम लोग पहुंच जाते हैं बिल्कुल अब बूम पे, मेच्योरिटी पे जब हम पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे हम दूसरे मुल्क ट्रेड करते हैं, क्योंकि उस पोजीशन में एक तो हम लोग के पास, हम लोग की ब्रांड वैल्यू हो चुकी होती है डोमेस्टिक मार्केट में, वहाँ पे हम लोग इस काबिल हो चुके होते हैं कि हम ज़्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकें। हम लोग की अपनी मार्केट में उसकी डिमांड उसकी और ज़्यादा मार्केट कैप्चर नहीं कर सकते, तो फिर हम दूसरे मुल्क में जाते हैं। दूसरे मुल्क में हम लोग की रेपुटेशन, दूसरे मुल्क में पता होता है कि इंटरनेशनल ब्रांड है, इसकी रेपुटेशन अच्छी है क्योंकि इसने डोमेस्टिकली परफॉर्म किया है। अब दूसरे मुल्क में उसकी डिमांड होने शुरू हो जाती है, और जब दूसरे मुल्क पे आप बेचते हैं, तो उससे इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मिलना शुरू हो जाता है, आप और सस्ती बनाते हैं चीज़ें, तो आपको डोमेस्टिकली और फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। तो जब भी हम बूम पे जाएं, तब इंटरनेशनल
ट्रेड करते हैं लोग, क्योंकि स्किलफुल हो चुके होते हैं, काफ़ी एडवांटेज उनको मिल चुका होता है चीज़ें बनाने के लिए। तो ये है जी इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज। और इसके बाद हमने डिस्कस करना है जी इंटरनेशनल बैरियर्स, कि इंटरनेशनल बैरियर्स कौन से होते हैं। ट्रेडिंग तो हो जाती है, लेकिन उसमें कौन कौन से इंटरनेशनल बैरियर्स, कौन कौन सी मुश्किलात आती हैं, या गवर्नमेंट किस तरह से बीच में आती है आपकी हेल्प करने के लिए। इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स, तो इसमें सबसे पहले है जी हमें हम डिस्कस करते आए हैं कि फ्री ट्रेड क्या होता है जी। कि फ्री ट्रेड वो होता है जिसमें बैरियर्स नहीं होते, जिसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जिसमें लोग फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं आपस में, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, वो फ्री ट्रेड है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट है हम लोग के पास जी बैरियर्स, जिसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है और वो डिफरेंट बैरियर्स, डिफरेंट टैरिफ, डिफरेंट टैक्सेस लगा देते हैं। अब वो हमें डिस्कस करना है क्या है गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट कैसे होती है। नंबर वन है जी टैरिफ। टैक्सेस को टैरिफ करते हैं, प्रोफेशनल लैंग्वेज में टैक्सेस को हम टैरिफ करते हैं। टैरिफ आपका रिस्ट्रिक्शन है जी आपके जो आप चीज़ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं उस पर आपको इजाफी चार्जेस या पे करने पड़ते हैं, उसको हम टैरिफ कहते हैं। अब टैरिफ भी दो तरह के होते हैं, एक तो आपके स्पेसिफिक टैरिफ, इसको ड्यूटी भी कहते हैं। ये फिक्स चार्जेस हैं, फिक्स, ये जितने नंबर ऑफ गुड्स आप लेके जाने हैं उसमें फिक्स चार्जेस होते हैं एक यूनिट पे। फॉर एग्जांपल आपने शिपमेंट लेके जानी है, उसमें 200 यूनिट हैं, एक यूनिट पे आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देने होंगे, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 200, ये स्पेसिफिक है जी। एड वॉलरम है, ये इसमें हम प्रपोर्शन के हिसाब से पे करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 से 20 तक आप 200 तक आपने लेके जाना है, तो उसमें 10% आपको पे करना होगा, ये प्रपोर्शन के लिहाज से। अच्छा, नीचे इस पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि टैक्सेस की वजह से गवर्नमेंट के रेवेन्यू इंक्रीज होते हैं, लेकिन बिजनेस को नुकसान होता है, ओवरऑल एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है, अल्टीमेटली कंज्यूमर सफ़र करता है। एक है जी आपका कंपाउंड ड्यूटी। कंपाउंड ड्यूटी इन दोनों का कंबाइन होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल आपने 1 से 30 तक कोई यूनिट लेके जाते हैं, तो उसमें 5% आपको टैक्स पे करना होगा। जैसे ही वो उससे ज़्यादा होता है, तो फिर आपको स्पेसिफिक पे करना पड़ता है, ईच यूनिट के हिसाब से पे करना पड़ता है। फिर और कौन कौन से बैरियर्स के डिफरेंट नाम हैं। फॉर एग्जांपल जो हमने टैरिफ पहले डिस्कस किया, इसको हम प्राइस बेस्ड बैरियर भी कहते हैं, जो टैरिफ हमने डिस्कस किया। फिर आपका क्वांटिटी लिमिट भी है, इसमें आपका है जी कोटा सिस्टम। कोटा सिस्टम में पता है जी स्पेसिफिक करती जाती है किसी चीज़ को, तो कोटा में आप रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि इससे ज़्यादा आप लेके जा ही नहीं सकते। फिर आपका जी एम्बार्गोज, उसको रिस्ट्रिक्शन भी कहते हैं, वो इसको कहते हैं बैन, ज़ीरो, आप कोई भी चीज़ लेके नहीं जा सकते। जैसे बर्ड फ्लू आया था जब, तो चिकन पे लगा दी थी एम्बार्गोज। ये जब आया था आपका डेंगू आया था, तो आपका वो टायर्स पे लगा दी थी रिस्ट्रिक्शन काफ़ी मुल्कों ने। फिर जी आपका इंटरनेशनल प्राइस फिक्सिंग में आता है एक कार्टल। एक कार्टल इसमें कुछ फर्म्स या कुछ मुल्क आपस में मिल के प्राइस को फिक्स कर देते हैं, बहुत ज़्यादा या बहुत कम कर देते हैं, फिर वो डिमांड पे उसके रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप प्राइस बहुत ज़्यादा कर दें या बहुत कम कर दें, तो आपके जो कंपटीशन में लोग हैं उन पे भी बहुत असर पड़ता है। अच्छा जी, फिर है जी आपका नॉन टैरिफ बैरियर्स में आपका फाइनेंशियल लिमिट है, जिसमें आप करेंसी एक्सचेंज पे आप लिमिटेशन लगा देते हैं कि आप अपनी करेंसी एक्सचेंज ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमें डॉलर चाहिए, हम मार्केट में जाते हैं, हमें कहते हैं डॉलर चाहिए, डॉलर्स होते हैं, लेकिन सब लोग ये कहते हैं कि शॉर्ट है, तो रिस्ट्रिक्शन है, कन्वर्ट नहीं कर सकते। कन्वर्ट नहीं कर सकते तो फिर बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। फिर इसलिए इसी तरह से आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंट्रोल आप करते हैं, आप लिमिटेशन लगा देते हैं एफडीआई पे, आप लिमिटेशन लगा देते हैं रेमिटेंस पे, ताकि डॉलर्स यहाँ से वहाँ ना जाएं और लोग ट्रेड ना कर सकें। फिर है जी आप काउंटर वेलिंग, सब्सिडाइज करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। इन्वॉल्वमेंट किस तरह से आती है जी, कुछ चीज़ों को वो सब्सिडाइज करते हैं, कुछ चीज़ें जो बहुत महंगी हो और वो समझते हो कि इंटरनेशनल मार्केट के लोग आके डोमेस्टिक चीज़ें डैमेज कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट की इन बीच में इन्वॉल्वमेंट होती है और वो सब्सिडाइज करते हैं।
इसको एंटी डंपिंग प्राइस भी कहते हैं। देखिए ये एंटी डंपिंग यहाँ प्राइस लिखा हुआ है। एंटी डंपिंग मीन्स कि जब कोई इंटरनेशनल फर्म आपके मुल्क में आती है, अगर वो डंपिंग प्राइस लेके आए, डंपिंग प्राइस मीन फेक प्राइस लेके आए, ये डंपिंग प्राइस है, फेक प्राइस, तो उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है, काउंटरवेलिंग करती है, एंटी डंपिंग प्राइस लेके आती है, ताकि आपके जो डोमेस्टिक फर्म्स हैं वो बच सकें। वैसे डंपिंग प्राइस ये लीगल नहीं है। डंपिंग प्राइस वो होता है कि आपकी कॉस्ट प्राइस से भी कम सामान पे आप बेचते हैं चीज़ें, जो कि लीगल नहीं है। फिर है जी इंपोर्ट कोटाज, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं आप लोग किसी चीज़ पे। आपका टैरिफ रेट कोटाज है, ये भी हाइब्रिड है जी आपके कोटा का और टैरिफ का। कैसे आपके टैरिफ लगा दिया जाता है जी, 1 से 20 30 आप लेके जा सकते हैं चीज़ें, उस पर टैरिफ लगा देते हैं, प्रोपोर्शन या फिक्स। जैसे आप जाते हैं उससे ज़्यादा, जो कोटा फिक्स किया हुआ है उससे ज़्यादा आप चले जाते हैं, तो वो टैरिफ भी वो लोग बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। फिर है जी आपका वॉलंटियर एक्सपोर्ट। वॉलंटियर एक्सपोर्ट की एग्जांपल बहुत कम है। इसमें ये जो जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, वो अपने गुड्स पे टैक्स नहीं लगाते। जिस मुल्क में चीज़ जा रही होती है मोस्टली वहाँ पे लगती है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक कंट्रीज ये करती हैं कि जिस मुल्क में चीज़ें जा रही हैं उनको कहते हैं, जिस मुल्क जो चीज़ भेज रहा है उसको कहते हैं जी कि आप वॉलंटियरली टैक्स लगा के बेचें। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि हम बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दें तो आपकी, हम लोग की रिलेशनशिप भी डैमेज हो जाए, मार्केट भी हम लोग की डैमेज हो जाए और आपकी भी। तो आप कुछ लगा के भेजेंगे तो आपको पता है कि कितना आप टैक्स अफोर्ड कर सकते हैं। फिर है जी आपका लीगल कंटेंट रिक्वायरमेंट, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, टेक्निकल रिक्वायरमेंट। ऐसी रिक्वायरमेंट जिस मुल्क जब जिस मुल्क में चीज़ें आप बेच रहे हो, वो मुल्क ऐसी रिक्वायरमेंट लगा देता है कि आप वो चीज़ बना के भेज ही नहीं सकते, या बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी आल्टो हैं, जैपनीज़ आल्टो हैं। अगर आपने जापान में कार बेचनी है तो जैपनीज़ बोलेंगे जी नहीं जी, हमें तो ऐसी आल्टो चाहिए जो जैपनीज़ हो, ऑटोमेटिक हो, उसकी स्टीयरिंग ऑटोमेटिक हो, पावर स्टीयरिंग हो, विंडो ऑटोमेटिक हो, सीट उसकी कंफर्टेबल हो और टायर्स उसके स्पेसिफिक इंचज़ के हों। तो अगर वो नहीं बना सकेंगे तो ऑफ कोर्स फिर हम वहाँ बेच ही नहीं सकते। फिर है जी एडमिन पॉलिसी। एडमिन पॉलिसी में ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन आप लगा देते हैं जिसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज़ एक्सपोर्ट करवानी किसी मुल्क में, वो कहते हैं ओके आप कर सकते हैं, लेकिन आपने पेमेंट करनी है लेट्स सी बार्कलेस बैंक के थ्रू। अब बार्कलेस बैंक हमारे मुल्क में है ही नहीं, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है भेजना चीज़ें। ये एंटी डंपिंग पॉलिसी जो हमने पहले डिस्कस किया था, डंपिंग प्राइस होती है उसके अगेंस्ट फिर एंटी डंपिंग आ जाती है। इसके अलावा और भी मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे जो कि ओवरलैपिंग भी है, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंट्रोल, ये ओवरलैपिंग है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करेंसी, ये भी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। बाई नेशनल रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, आप बैन कर देते हैं इंटरनेशनल जो भी चीज़ है, आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते इंटरनेशनल कोई भी। आप कहते हैं जी कि आपने नेशनल चीज़ें ही यूज़ करनी है। फिर और नॉन टैरिफ बैरियर्स में और कुछ मैंने लिखे हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसके डिफरेंट नाम्स हैं। कोटास हम डिस्कस कर चुके हैं, बाई नेशनल डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांजिट टैरिफ वही कस्टम ड्यूटी से होती हैं, जब आप एयरपोर्ट से जाते हैं तो उसमें जो गुड्स आप लेके जाते हैं उसमें जो ड्यूटीज़ हैं वो टैक्सेस आपको पे करना होता है। वो टेक्निकल बैरियर्स डिस्कस कर चुके हैं। एंटी डंपिंग, एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन होती है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर चीज़ों पे भी रिस्ट्रिक्शन होती है, और रिस्ट्रिक्शन के साथ आप एग्रीकल्चर की चीज़ों को पर सब्सिडाइज बहुत किया जाता है लोकल मार्केट में। अक्सर तो ये यहाँ इस पे टैक्सेस माफ़ कर देते हैं लोकल मार्केट में। हाँ, अगर आपने किसी और मुल्क से इंपोर्ट करवानी है उस पे वो टैक्सेस लगा देते हैं, लेकिन लोकल मार्केट में टैक्सेस माफ़ कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले ये चीज़ें।
फिर कुछ डिफरेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। काउंटर ट्रेड हमें पता है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म है ट्रेड की, जिसमें ट्रेड बार्टर सिस्टम होता है। आपने कोई चीज़ बेची है तो उसके उसके पेमेंट की बजाय आप कोई चीज़ ही उनसे परचेज करते हैं। फिर ये ट्रेड एंड सर्विस, जिसमें गुड्स, आप कोई चीज़ बेचते हैं तो उसकी ट्रेड में आप सर्विस गेन करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फिर फ्री ट्रेड जोन हमें डिस्कस करते आए, ये भी जोन है जिसमें हम लोग टैक्सेस माफ़ हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अब गवर्नमेंट के बीच में इन्वॉल्वमेंट होती क्यों है, इसके दो आर्गुमेंट्स लोग बताते हैं जी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। पॉलिटिकल क्या है जी कि इससे आपके जॉब्स बच जाती हैं। अ, अ, आपके जो फर्म्स हैं वो अक्सर रिटेलिएट करते हैं। रिटेलिएशन मतलब कि वो लोग कहते हैं कि अगर आपने इंटरनेशनल फर्म्स को इजाज़त दी हमारे मुल्क में आने के लिए, या वो इंपोर्ट करवाने के लिए, तो लोकल इंडस्ट्री जो है वो बैठ जाएगी, वो सरवाइव नहीं कर सकती। तो वो अक्सर जो आपके डोमेस्टिक जो बिजनेसमैन हैं वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। तो उस स्ट्राइक से बचाने के लिए वो बीच में गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है और वो रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। प्लस वो ये भी कहते हैं कि अगर ज़्यादा इंपोर्ट करवाई जाएंगी बाहर के मुल्कों से तो हम लोग की जो डोमेस्टिक जॉब्स है वो बंद हो जाएंगी, हम जो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं हम लोग की इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो जाएगी। तो रोकना चाहिए। फिर वो कहते हैं जी ऐसी चीज़ें जो आपके नेशनल सिक्योरिटी के लिए रिस्क हो, फॉर एग्जांपल वेपन है, सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन चाइना जो है वो गूगल यूज़ नहीं करता। रशिया में जो रशिया को कामयाब हो गए अपना खुद का इंटरनेट बनाने में, तो ऐसी चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। फिर जी ऐसी इंडस्ट्री, ये ऑफ कोर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, ऐसी इंडस्ट्री से बचाते हैं, ऐसी इंडस्ट्री को बचाते हैं जो कि स्मॉल इंडस्ट्री हो, जो कि ग्रोन अप ना हो, जो कि अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे हो। ग्रोन अप वो कंपनीज होती हैं जो खुद कफील होती हैं, विच कैन जनरेट देयर ओन प्रॉफिट, जो अपना प्रॉफिट खुद जनरेट कर सकती हैं। फिर आपको स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी पे का मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट क्यों होती है, रोकने में और प्रमोट करने में, दोनों में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। आपकी कभी कभी आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है किसी और कंट्री में जाने के लिए, तो उसमें भी गवर्नमेंट बीच में आती है, आपको सपोर्ट करती है, आपको सब्सिडाइज करती हैं दूसरे मुल्क में जाएं, ताकि आपको वहाँ फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिले, वहाँ पे वो चीज़ है ही नहीं, हाँ वहाँ जाएं जाके बेचें। जैसे आजकल जो पीटीआई की गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करते हैं कि आप एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें, आपको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलेगी। ये मैंने कुछ लिंक्स लगाए हैं जी ट्रेड बैरियर्स के, ये आप लोग देख लीजिएगा। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड थिंग you can ask me anytime. Till then, take care. Allah Hafiz.